देखिए आज का जो टॉपिक है वो है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इससे पहले हम ऑलरेडी दो थ्योरीज को डिस्कस कर चुके हैं, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो तीसरी थ्योरी जो है हमारी बॉन्डिंग की इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले आने वाली जो थ्योरी थी वो यही है, इसके बाद वैलेंस बॉन्ड और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। तो इस थ्योरी को आइए डिस्कस करते हैं, ये थ्योरी कहती क्या है थोड़ा समझते हैं। ये जो थ्योरी थी सबसे पहले देखिए इसका देने वाला कौन है, ये अल्फ्रेड वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे। अल्फ्रेड वर्नर, ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी हमें दी इन 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने ये थ्योरी दी। अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, अल्फ्रेड वर्नर ने डिफरेंट स्टडीज की जिनसे ये हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाए। बड़ी ज्यादा स्टडीज की, कुछ प्रेसिपिटेशन स्टडीज की, कुछ अलग अलग तरह की स्टडीज की, और स्टडीज करने के बाद इन्होंने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। उन्हीं इंफॉर्मेशन को वर्नर्स ने अपनी थ्योरी के पोस्टुलेट्स बनाया। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, उन्होंने कहा ये मेरी थ्योरी के क्या है, पोस्टुलेट्स हैं। और वो सभी पोस्टुलेट्स या वो सभी पॉइंट्स जो उन्होंने अपनी थ्योरी में दिए वो डेफिनेटली किसी बेस पे होंगे, और वो जिस बेस पे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बेस हमें बताया कि किस बेस पे उन्होंने वो पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किसके बिना पे उन्होंने वो पोस्टुलेट्स अपनी वर्नर थ्योरी में पॉइंट आउट किए हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड लिया, COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड लिया, और कोबाल्ट क्लोराइड को उन्होंने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, अमोनिया के साथ उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को ट्रीट करवाया। जैसे ही कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ उन्होंने रिएक्ट करवाया, उन्हें एक कंपाउंड बना हुआ दिखाई दिया, वो है COCl3.6 टाइम NH3, 6 टाइम अमोनिया। ये उन्हें कंपाउंड दिखा। अब इस कंपाउंड को उन्होंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया। मतलब इस कंपाउंड में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई, और जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट उन्होंने इस कंपाउंड के साथ ट्रीट करवाया, उन्होंने देखा कि आगे 3 टाइम AgCl सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट उन्हें दिखाई दिए। व्हाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बने हुए दिखाई दे रहे थे। अब इस कंपाउंड में देखिए, खुद देखिए, इस कंपाउंड में कोबाल्ट भी है, इस कंपाउंड में क्लोराइड आयन क्लोरीन भी है, और इस कंपाउंड में अमोनिया भी है। तीन चीजें हैं, लेकिन यहां प्रेसिपिटेट सिर्फ किसके बन रहे हैं, क्लोराइड के बन रहे हैं या क्लोरीन के मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ क्लोरीन के ही प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, अमोनिया के प्रेसिपिटेट क्यों नहीं मिल रहे। ठीक है, तो इस रीजन को उन्होंने बाद में फिर बताया कि क्या ऐसा रीजन है जिस रीजन की वजह से सिर्फ क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं और अमोनिया के प्रेसिपिटेट यहां नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि ये वाला जो कंपाउंड हमारे पास है COCl3 6 टाइम NH3, ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसमें जो तीन क्लोरीन प्रेसिपिटेट बनाए हैं, तीन क्लोरीन जो निकले यहां से बाहर इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन और प्रेसिपिटेट इन्होंने बनाया, डेफिनेटली इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा क्लोरीन होगा वो डायरेक्टली बॉन्ड नहीं होगा हमारे CO के साथ। ठीक है, और अगर डायरेक्टली बॉन्ड नहीं होगा तो डेफिनेटली वहां जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, वीक होगी, मतलब वीक अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तभी क्लोरीन वहां से बाहर निकला और Ag के साथ रिएक्ट कर गया और प्रेसिपिटेट बना गया। और साथ ही साथ हमारे अल्फ्रेड वर्नर साहब ने यह कहा कि जो हमारा अमोनिया था वो डायरेक्टली बॉन्ड होगा हमारे कोबाल्ट के साथ, और डायरेक्टली बॉन्ड होने के साथ साथ उस अमोनिया और कोबाल्ट में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मतलब वो डायरेक्टली बॉन्ड भी होगा और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। और इससे उन्होंने ये बताया हमको कि हम अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो उन्होंने कहा कि मैं लिखता हूं यहां पे CO कोबाल्ट,
कोबाल्ट के साथ मैं लिखता हूं अमोनिया, और अमोनिया हमारे कितने हैं, अमोनिया है हमारे 6, तो मैं कोबाल्ट के साथ अमोनिया लिख रहा हूं, वो 6 टाइम लिख रहा हूं। और इन दोनों चीजों को मैं एक ब्रैकेट के बीच रखता हूं, बिकॉज ये कोबाल्ट के साथ अमोनिया डायरेक्टली बॉन्ड है, तो मैं ये शो करता हूं इस ब्रैकेट के बीच रख के कि ये डायरेक्टली बॉन्ड है तो इसको अलग कर दो। और जो चीज डायरेक्टली बॉन्ड नहीं है वो क्या थी, क्लोरीन, तो क्लोरीन डायरेक्टली बॉन्ड नहीं है तो उसको मैं लिख देता हूं बाहर। ठीक है, उन्होंने बाद में फिर ये सारी चीजें बताई भी हमें, और जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो हमारा कोबाल्ट है वो है सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, ये ऑलरेडी उन्होंने हम पढ़ लिया है, उन्होंने जो बताया था। हमारा यहां अमोनिया है वो है लाइगेंड्स या लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, हमारा 6 क्या है वो आप जानते हैं, और हमारा Cl3 जो डायरेक्टली बॉन्ड नहीं है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। और ये पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था जिसको वर्नर ने एक्सप्लेन किया, और ऐसे बहुत से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जिनके बारे में वर्नर्स ने सब कुछ एक्सप्लेन किया, बाद में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी। और फिर उन्होंने पास्टुलेट्स दिए अपनी इस थ्योरी के, और पास्टुलेट्स हम लिखते हैं, थोड़ा समझते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के वर्नर्स के पास्टुलेट्स क्या हैं। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बेस समझ आ गया होगा कि वर्नर ने अपनी थ्योरी दी क्यों। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्नर्स थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स और उन्हें समझते हैं साथ साथ। तो पास्टुलेट नंबर फर्स्ट क्या है वर्नर थ्योरी का, समझिए। पहला पास्टुलेट वर्नर्स ने दिया, उन्होंने कहा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पास्टुलेट नंबर फर्स्ट, उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डेफिनेटली एक मेटल एटम होना जरूर चाहिए। जब तक मेटल एटम नहीं होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होने वाला। तो आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन सेंट्रल मेटल एटम या मेटल एटम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा, अब इस सब थ्योरी के पास्टुलेट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम पेज का, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे आपको पास्टुलेट्स मिल जाएंगे। मोर ओवर विद इन डेज में पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पीडीएफ वहां से देख लेना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन सेंट्रल मेटल एटम, कंटेन सेंट्रल मेटल एटम। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मस्ट है कि एक सेंट्रल मेटल एटम होना ही चाहिए। एक पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, सेकंड पास्टुलेट जो वर्नर थ्योरी का था वो क्या था, उन्होंने कहा जो मेटल एटम होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो 2 तरह की वैलेंसीज ऑक्युपाई कर रहा होगा, मतलब वो 2 तरह की वैलेंसीज पोसेस कर रहा होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मेटल एटम, मेटल पोसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। मैं डिटेल में जाऊंगा इस पॉइंट पे। मेटल पोसेस 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, मेटल 2 तरह की वैलेंसीज पोसेस करता होगा। जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल होगा वो 2 तरह की वैलेंसीज पोसेस कर रहा होता है। एक वैलेंसी को उन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी, एक वैलेंसी को उन्होंने कहा प्राइमरी, और सेकेंड वैलेंसी को उन्होंने कहा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए प्राइमरी वैलेंसी का एक और नाम भी उन्होंने दिया, प्राइमरी वैलेंसी को उन्होंने कहा प्रिंसिपल वैलेंसी, प्रिंसिपल वैलेंसी। ठीक है, प्रिंसिपल वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी को उन्होंने कहा ऑक्सिलरी वैलेंसी। ठीक है, ऑक्सिलरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को प्रिंसिपल वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को ऑक्सिलरी वैलेंसी का नाम दिया। तो आई होप 2 पॉइंट आपको क्लियर हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होना जरूरी है, और जो मेटल एटम होगा या जो वो 2 तरह की वैलेंसीज ऑक्युपाई कर रहा होगा, पोसेस कर रहा होगा। एक है प्राइमरी वैलेंसी, एक है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। पॉइंट नंबर 3 क्या था पास्टुलेट्स में, वो बताते हैं आपको। उन्होंने फिर ये कहा कि जो भी प्राइमरी वैलेंसी होगी, हमारी प्राइमरी वैलेंसी जो भी मेटल एटम की होगी, वो प्राइमरी वैलेंसी हमारे मेटल एटम की जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो इंडिकेट कर रही होगी उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या करती है, इंडिकेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल एटम। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी इंडिकेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी जो है मेटल की, क्योंकि मेटल 2 तरह की वैलेंसी पोसेस करता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी।
प्राइमरी वैलेंसी इंडिकेट करती है उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। और पॉइंट नंबर 4 उन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो सेकेंडरी वैलेंसी हमारे उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर इंडिकेट करती है। सेकेंडरी वैलेंसी इंडिकेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल एटम। ठीक है, इंडिकेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल। क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि प्राइमरी वैलेंसी क्या इंडिकेट कर रही है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या इंडिकेट करती है। क्लियर है आपको? आइए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करता हूं जिससे मुझे उम्मीद पड़ जाएगी कि आपको ये पॉइंट क्लियर हैं। और देखिए कुछ एग्जांपल्स लाता हूं मैं आपके सामने, उनको जरा एक बार देखते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, मैं इन पॉइंट्स को दूसरे ऊपर वाले पॉइंट को रब करता हूं। देखिए एग्जांपल क्या है। एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं यहां कंपाउंड कुछ लिखता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये है हमारा पहला Ag और साथ में अमोनिया लगा लो 2 टाइम और यहां पे Cl लगाइए। सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके सामने डिस्कस करता हूं Cu, यहां NH3 4 टाइम और यहां SO4 लगाइए। थर्ड कुछ एग्जांपल लिख लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल यहां CO और यहां आप 6 टाइम अमोनिया लगा लीजिए और यहां बाहर में Cl3 लगा लो। और फोर्थ एग्जाम्पल में आपके सामने कुछ लिखता हूं अपनी मर्जी से, यहां प्लेटिनम और आप लिख लीजिए 6 टाइम अमोनिया, या अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिखिए, क्या पता ये एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, और साथ में Cl4 लगा लीजिए। ठीक है, इसको भी सीधा करके लिख लेते हैं सीधी तरीके से। तो इसको भी हम दोबारा से लिख रहे हैं, यहां Ag और क्या लिखा था NH3 2 टाइम और साथ में एक Cl लिखा था। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट इन 4 एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इन 4 जो एग्जांपल्स लिखी हैं इनसे मैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए जरा। देखिए यहां पे अमोनिया क्या है, अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। चाहे आप अमोनिया 2 टाइम लगाओ, चाहे आप अमोनिया 4 टाइम लगाओ, या चाहे आप अमोनिया 6 टाइम लगाओ, उस अमोनिया से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे Ag को, सिल्वर को, कॉपर को, कोबाल्ट को या प्लेटिनम को। क्यों? कि अमोनिया के ऊपर चार्ज ही नहीं है। एक बार लगाओ, 4 बार लगाओ, उससे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको देख के क्या लग रहा है कि अगर यहां Cl है, ठीक है, अगर ये Cl है, Cl क्यों आया होगा? Cl के ऊपर चार्ज क्या है? 1 नेगेटिव। Cl तभी आया होगा, क्यों? Cl काउंटर आयन है, नेगेटिव काउंटर आयन है, ये तभी आया होगा जब हमारे कंप्लेक्स के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब यहां पे कुछ ऐसी शक्ल होगी हमारे कंप्लेक्स आयन की, NH3 यहां पे कुछ ऐसा होगा हमारा कंप्लेक्स, तभी इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए एक Cl आया। क्लियर है आपको? इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए एक Cl आया। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसकी वजह से है? हम तो जानते हैं कि अमोनिया की वजह से कोई चार्ज नहीं, क्योंकि अमोनिया तो 0 है, न्यूट्रल है। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? Ag की वजह से। मतलब यहां जो Cl है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि Cl ये इंडिकेट करता है कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1 है। Cl ने सिर्फ बताया कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। क्लियर है आपको? आइए, यहां SO4 के ऊपर क्या चार्ज होता है? SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अगर SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव है तो डेफिनेटली कंप्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज होगा? कंप्लेक्स कुछ ऐसा होगा, CuNH3 और कंप्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम जानते हैं कि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ओवरऑल जो चार्ज इस कंप्लेक्स के ऊपर है वो किसकी वजह से है? कॉपर की वजह से है। इसका मतलब SO4 तभी आया होगा जब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये 2 पॉजिटिव किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है? कॉपर की। इसका मतलब SO4 हमें यह बता रहा है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां क्या है? 2 पॉजिटिव। तभी मैं आया हूं बिकॉज मेरे ऊपर चार्ज क्या है? 2 नेगेटिव। तो यहां पे हमें पता चला कि यहां कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। यहां +1 लिखिए, यहां +2 लिखिए। यहां 3 क्लोरीन आए हैं, तो डेफिनेटली अमोनिया की वजह से 0 चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज +3 होगा, और किसकी वजह से होगा?
कोबाल्ट की वजह से होगा। और यहां 4 नेगेटिव चार्ज आए हैं तो ओवरऑल कंप्लेक्स के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, और चारों के 4 चार्ज किसकी वजह से होगा? प्लेटिनम की वजह से होगा। मतलब ओवरऑल क्लोरीन SO4 Cl3 Cl4 हमें यह बता रहे हैं कि हमारे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर क्या चार्ज है, और उसी चीज को तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये वाली सारी की सारी चीजें हमारी यहां पे क्या है? प्राइमरी वैलेंसी हैं। ये प्राइमरी वैलेंसी हमें बता रही है कि हमारे मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और इन्हीं प्राइमरी वैलेंसी को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा था। मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइमरी वैलेंसी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आइए देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को। तो सेकेंडरी वैलेंसी हमें क्या इंडिकेट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ऊपर वाले कंप्लेक्स में कितने अमोनिया जुड़े हुए हैं? 2, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। यहां पे कितने अमोनिया जुड़े हैं? 4, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो यह था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट, कि प्राइमरी वैलेंसी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है मेटल एटम की, और सेकेंडरी वैलेंसी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर उस मेटल एटम का बताती है। अच्छा, हम जानते हैं पॉइंट नंबर कितना है? 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, हम जानते हैं कि मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली काउंटर आयन नेगेटिव होगा। क्लोरीन हो गया, सल्फेट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, हमें क्या आते हैं? नेगेटिव आयन आते हैं। तो अब लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। प्राइमरी वैलेंसी आर देखिए ऊपर नेगेटिव आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं, Cl SO4 सारे के सारे। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, वो लिगेंड जो हमारे होते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। हमने तो पढ़ा 2 तरह के लिगेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, दे आर सेटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव और न्यूट्रल आयन और मॉलिक्यूल। तो लिख सकते हैं आर सेटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव और न्यूट्रल एटम और ग्रुप लिख सकते हैं, एटम या ग्रुप, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी हमारे नेगेटिव आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी में या तो हमारे नेगेटिव एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं या ग्रुप हो सकते हैं, या वो हमारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 तरह के ही लिगेंड हमने यहां पे डिस्कस किए हैं इस यूनिट के अंदर। क्लियर है आपको? पॉइंट नंबर 5 भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर लास्ट है हमारा 6 पॉइंट, वो क्या? हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो इंडिकेट करती है। देखिए सेकेंडरी में आपको लिखाता हूं पॉइंट, तो आपको फिर एग्जांपल देता हूं। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, लिखिए, सेकेंडरी वैलेंसी गिव्स इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो हमें इंफॉर्मेशन देगी अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकेंडरी वैलेंसी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में बताती है। आप खुद सोचिए, अगर आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हुई 4, ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो सकता है? सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो टेट्राहेड्रल होगा या आपका स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 हमें इंडिकेट करती है कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल हो सकती है या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। लेकिन अगर आपकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई, ठीक है, तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी? वो डेफिनेटली आप जानते हैं, जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो आपकी डेफिनेटली जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी ही हमें बताती है कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है। मोreover एक और बात मैं आपको बता दूं, मोस्टली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले एग्जिस्ट करते हैं या वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एग्जिस्ट करते हैं, ना ही वो 2, 3 और 5 में एग्जिस्ट करने वाले। तो 2 ही तरह के मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर और एक ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये थी हमारी कंप्लीट वर्नर्स थ्योरी, जिसका बेस हमने पढ़ा कि किस बेस पे उन्होंने थ्योरी दी, और उसके बाद हमने इनके पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया अच्छे से।
अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम आगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छे से समझ आई या नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।